Hello students, welcome back. Today I have a sore throat, so please bear with my voice for this video. Today I'll be covering the last part of your first chapter from history syllabus, that is French Revolution. Today we'll be studying about the women, their contribution in the French Revolution and the consequences it had on the lives of women in the French society. Then we will move on to slavery and what effects it had on the slaves and on the practice of slavery during that time. And in the last we will talk about the conclusion. Okay, so women before revolution, उनकी कंडीशन कैसी थी और रेवोल्यूशन के आने से पहले औरतों की क्या कंडीशन थी. जो मोस्टली थर्ड स्टेट की विमेन थी, आपका थर्ड स्टेट में आते थे आपके पीजेंट्स, आर्टिसंस, बिजनेसमैन, ये सारे लोग. तो थर्ड स्टेट की जितनी भी विमेन थी उन सबको मोस्टली काम करना पड़ता था फॉर अ लिविंग. अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था, मगर उन्हें सभी तरीके की काम करने की परमिशन नहीं थी. सो व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स डिड दे यूज्ड टू डू? वो या तो घरों में हाउस होल्ड, जो नोबल्स होते थे उनके घरों में हाउस होल्ड वर्क्स करती थी, हाउस होल्ड मेड, हाउस हेल्प की तरह काम करती थी, या फिर फूल वगैरह दे यूज्ड टू सेल फ्लावर्स और दे यूज्ड टू वर्क एज लॉन्ड्रेसेस, कपड़े धोने के काम करती थी. तो ये सारे स्मॉल पेटी जॉब्स वो करती थी. इसके अलावा उन्हें कोई ऑर्गेनाइज जॉब करने की परमिशन नहीं मिली हुई थी सोसाइटी में. और क्या था, चाहे भी मेन के इक्वल काम करती हूँ, क्वालिटी एंड अमाउंट ऑफ वर्क that they used to do was equal to that of men, but still they were not given the same wages, equal wages as that of men. Okay, इसके अलावा they had no access to education, schooling और जॉब ट्रेनिंग. उन्हें स्कूल्स उनके लिए नहीं थे, वो स्कूल में जाकर पढ़ नहीं सकती थी. एजुकेशन का कोई मीन्स अवेलेबल नहीं था विमेन के लिए, और उन्हें जॉब ट्रेनिंग उनके लिए जॉब ट्रेनिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी. Other than that, all the women during that time in the French society, they were subject to the will of their fathers and husbands. Subject to the मतलब उनके जो उन विमेन के फादर और हस्बैंड जो बोलते थे उन्हें वही करना पड़ता था. दे वर नॉट एबल टू टेक डिसीजंस फॉर देमसेल्व्स. उन्हें सब कुछ दूसरों की मर्जी के हिसाब से करना पड़ता था. दे वर नॉट फ्री टू मेक डिसीजंस फॉर देमसेल्व्स. ओके, तो ये सारी कंडीशन थी विमेन की. अब क्या होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, जब तो क्या होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, जब पूरी सोसाइटी, फ्रेंच सोसाइटी रिवोल्ट कर रही थी, थर्ड स्टेट आपका पूरा रिवोल्ट कर रहा था, उस टाइम क्या विमेन चुप बैठी थी? नहीं, विमेन ने भी एक्टिव पार्टिसिपेशन लिया था इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन. वो भी एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रही थी. जो भी इवेंट्स हुए उन सब में विमेन का इक्वल और एक्टिव पार्टिसिपेशन था. ओके, तो ये सब की वजह से धीरे धीरे विमेन अवेयर होती हैं, और जब वो देखती हैं कि मेन अपनी क्लब्स फॉर्म कर रहे हैं, न्यूज़पेपर्स पब्लिश कर रहे हैं, अपने राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो भी न्यूज़पेपर्स खुद के क्लब्स बनाती हैं, पॉलिटिकल क्लब्स मतलब ग्रुप्स या पार्टीज जिनको हम बोल सकते हैं, और न्यूज़पेपर्स पब्लिश करना स्टार्ट करती हैं. धीरे धीरे विमेन अवेयर होती हैं और वे अपने राइट्स की डिमांड करने लगती हैं. कौन से राइट्स? पॉलिटिकल राइट्स की, कि जो मेन को राइट्स दिए गए हैं, दिए जाएंगे, वो हमें भी दिए जाएं. ओके, तो ये सारी उनकी डिमांड्स थी. जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है अराउंड 1789, उस टाइम पे फ्रांस में देयर वर अराउंड 60 विमेन्स क्लब. तो आप सोच सकते हैं कि विमेन कितनी अवेयर और कितनी एक्टिव हो चुकी थी पॉलिटिकली ड्यूरिंग दैट टाइम. ओके, तो उनकी जो मेन डिमांड्स थी वो क्या थी विमेन की? दैट दे शुड गेट द राइट टू वोट, उनको वोटिंग राइट मिल जाए, और दे शुड हैव द राइट टू इक्वल वेजेस. मतलब कि उन्हें उतनी ही वेजेस, उतनी दिहाड़ी, उतनी आमदनी, उनकी सैलरीज उतनी हो जितनी मेन को दी जाती हैं, उनके मेल काउंटर पार्ट्स को दी जाती हैं, सेम अमाउंट और सेम क्वालिटी ऑफ वर्क के लिए. ओके, इसके अलावा उनकी डिमांड थी दैट दे शुड हैव द राइट टू बी वोटेड टू असेंबली. जैसे मेन को
मेन डिमांड कर रहे थे कि वो एक ऐसी असेंबली, नेशनल असेंबली, एक ऐसा पार्लियामेंट फॉर्म किया जाए जिसके मेंबर्स थर्ड स्टेट से भी हो और उन्हें राइट हो कि वो उस असेंबली के मेंबर हो। वैसे ही विमेन भी चाह रही थी कि उन्हें भी राइट दिया जाए कि वो न सिर्फ वोट कर पाए बल्कि उन्हें ये भी राइट दिया जाए कि वो थर्ड स्टेट के, वो नेशनल असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट होकर के उस असेंबली का मेंबर बन सके। ओके, सो व्हाट हैपेंस फाइनली इन द ईयर 1791 जब फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होता है, हमने पहले पढ़ा था जैसे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में, इन द ईयर 1791 फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड, उसकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट होती है। तो उसमें मेन को बहुत सारे राइट्स दिए जाते हैं मगर उनमें कहीं भी विमेन की राइट्स की बात नहीं की जाती है। विमेन वर नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ राइट्स। उसमें विमेन को और मेन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। तो विमेन को पैसिव सिटीजन्स की कैटेगरी में रखा गया था, मतलब विमेन हैड नो राइट टू वोट। एक्टिव सिटीजन्स वो होते थे जिनको वोटिंग राइट मिला हुआ था। सो कॉन्स्टिट्यूशन भी उन्हें कोई राइट्स नहीं देता है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर मेन के नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स की बात की गई थी, वहां पर भी सिर्फ मेन के राइट्स की बात की गई थी। देयर वाज नो डिस्कशन अबाउट द राइट्स ऑफ विमेन। तो फाइनली जब नेशनल असेंबली की गवर्नमेंट आती है वहां पर, तो क्या होता है कि वो गवर्नमेंट गर्ल्स के लिए स्कूलिंग कंपलसरी कर देती है। ओके, कि सारे गर्ल्स के लिए स्कूलिंग कंपलसरी हो जाती है। अदर देन दैट इट मेक्स अ लॉ दैट नो वुमन कुड बी फोर्स्ड इनटू मैरिज अगेंस्ट हर विल। किसी भी औरत को, किसी भी फीमेल को उसकी विल के अगेंस्ट, उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने पर बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा डाइवोर्स को लीगल बना दिया गया था। अभी तक फ्रेंच सोसाइटी जो मेनली क्रिश्चियनिटी फॉलो करती थी, तो क्रिश्चियनिटी में क्या होता था कि लोग ये बिलीव करते हैं कि मैरिज इज सैक्रोसैंक्ट और वो इंसान की लाइफ के साथ ही, लाइफ जब तक इंसान अलाइव है तब तक वो खत्म नहीं हो सकती। तो इस वजह से डाइवोर्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मगर जब नेशनल असेंबली की गवर्नमेंट आती है तो वो डाइवोर्स को लीगल बना देती है और विमेन को भी राइट देती है कि विमेन भी अब डाइवोर्स मांग सकती हैं। अभी तक बहुत सारी जगहों पर सिर्फ ये था कि मेन कुड आस्क फॉर डाइवोर्स, विमेन को कोई राइट नहीं था। नाउ द विमेन वर गिवन द राइट दैट दे कुड आस्क फॉर अ डाइवोर्स। ओके, इसके अलावा विमेन को बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई थी सो दैट दे कुड ट्रेन फॉर जॉब्स और उन्हें ये इतनी आज़ादी दी गई थी। दे वर गिवन द फ्रीडम टू रन देयर ओन बिजनेसेस और वर्क एज आर्टिसंस। अभी तक विमेन को खुद का बिजनेस सेटअप करने की, अपना बिजनेस चलाने की कोई परमिशन नहीं थी। अब उन्हें ये परमिशन दे दी गई थी। सो ये हुआ था नेशनल असेंबली की गवर्नमेंट के टाइम पे। आप जब नेशनल असेंबली की गवर्नमेंट फॉल होती है तो आती है जैकबिन्स गवर्नमेंट, जिसका हेड होता है रॉबर्सपियर। तो उस जैकबिन्स गवर्नमेंट का जो टाइम पीरियड था उसको हम लोग बोलते हैं रेन ऑफ टेरर। रीजंस क्या थे उसको रेन ऑफ टेरर बोलने के, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे आपको। ओके, सो ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर जैकबिन्स गवर्नमेंट होती है, इट ऑर्डर्स फॉर क्लोजर ऑफ विमेन्स क्लब एंड बैन ऑन देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। जो हमने यहाँ पे बात की कि अराउंड 60 विमेन्स क्लब बन चुके थे, वैसे ही बहुत सारे और विमेन्स क्लब भी होंगे जो बाद में भी फॉर्म हुए होंगे। उन सारी विमेन्स क्लब की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बैन कर दिया गया और बोला गया कि अब से विमेन कोई पॉलिटिकल क्लब्स नहीं बना सकती हैं। और उन जैकबिन्स गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट के बहुत सारे मेंबर्स थे, उनका ये बिलीव था, दे यूज्ड टू बिलीव दैट विमेन शुड बी असाइन्ड हाउस होल्ड ड्यूटीज ओनली। औरतों का दायरा सिर्फ घर तक होता है, किचन तक होता है, दे शुड नॉट स्टेप आउट ऑफ दैट। ओके, तो उन्होंने विमेन की सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर बैन लगा दिया था। और जो विमेन इन लॉज को, इन ऑर्डर्स को डिफाई कर रही थी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रही थी, सीक्रेटली पॉलिटिकल ग्रुप्स बना रही थी, उन सभी विमेन को अरेस्ट करके उन्हें एग्जीक्यूट किया जा रहा था, बहुत सीवियर पनिशमेंट दी जा रही थी। सो ये सब हुआ था आपका ड्यूरिंग द जैकबिन्स गवर्नमेंट। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये जो विमेन की स्ट्रगल है राइट्स की, इक्वल वेजेस की, ये चलती रहती है अराउंड 200 ईयर्स। कैन यू इमेजिन, फॉर 200 ईयर्स विमेन हैड टू स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स। तो इनफैक्ट फ्रांस में स्लेवरी को पहले अबॉलिश किया गया था, स्लेव्स को पहले राइट्स दिए गए थे, विमेन को बाद में राइट दिए गए।
सो ये सिर्फ फ्रांस में नहीं हो रहा था, ये होल ऑफ यूरोप में हो रहा था। पूरे यूरोप में विमेन अपनी राइट्स की डिमांड कर रही थी और मूवमेंट चला रही थी। उनको मेनली हम बोलते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। ओके, फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रहा था। फेमिनिज्म का मतलब ये है एक ऐसी आइडियोलॉजी जो बिलीव करती है दैट वीमेन शुड बी गिवन इक्वल राइट्स एज दैट ऑफ मेन, जो इक्वल राइट्स बिलीव करती है इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। ओके, सो ये बहुत सारे मूवमेंट चल रहे थे। फाइनली इन द ईयर 1946 women of France got the voting rights. ओके, सो 1946 में फ्रांस की विमेन को वोटिंग राइट दिया जाता है, उनको पॉलिटिकल राइट्स दिए जाते हैं। अभी तक फ्रेंच विमेन हैड नो पॉलिटिकल राइट्स, नो इकोनॉमिक राइट्स। Now we will study about the slavery and how it came to be abolished in French society. So पहले हम ये स्लेवरी कैसे अबॉलिश हुई वो पढ़ने से पहले बात करते हैं कि स्लेवरी एक्चुअली में ये स्लेव सिस्टम स्टार्ट कैसे हुआ। तो मार्टिनिक, ग्वाडेलूप एंड सैन डोमिंगो ये 3 जगहें थी अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो फ्रेंच कॉलोनी थी। जैसे इंडिपेंडेंस से पहले बिफोर 1947 इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, सिमिलरली ये 3 प्लेसेस, 3 सिटीज मार्टिनिक, ग्वाडेलूप एंड सैन डोमिंगो ये फ्रांस की कॉलोनीज थी। कहाँ पे? अमेरिका में। ओके, तो इन जगहों पर बहुत सारे प्लांटेशंस थे, टोबैको के, इंडिगो के, शुगर और कॉफी के। ये सारे कैश क्रॉप्स थी जो वहां पे ग्रो की जाती थी उन प्लांटेशंस में, अमेरिका की प्लांटेशंस में, और फिर उनको एक्सपोर्ट करके यूरोप की मार्केट में बेचा जाता था। तो ये सारी प्लांटेशंस, जब इतनी बड़े बड़े प्लांटेशंस है, उन पे काम करने के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। मगर जो यूरोपियंस थे, जो वहां पे प्लांटेशन ओनर्स थे, जो मालिक थे उन प्लांटेशंस के, वो उन प्लांटेशंस में काम नहीं करना चाहते थे। और इस वजह से क्या होता है, इस वजह से लेबर की कमी आ जाती है। ओके, शॉर्टेज हो जाता है लेबर का। मगर अब प्लांटेशंस में काम करने के लिए लोग तो चाहिए, क्योंकि इन चीजों की डिमांड, टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफी की डिमांड तो है ही है मार्केट में। और उनसे इस ट्रेड की वजह से यूरोपियन कंट्रीज बहुत रिच भी हो रही थी। तो अब लेबर कहाँ से लाया जाए, तो इसका ये लोग ये सोल्यूशन निकालते हैं, स्लेव ट्रेड। इसका सोल्यूशन ये लोग निकालते हैं ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। स्लेव ट्रेड मतलब यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, इन 3 कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो स्लेव ट्रेड हो रहा था। तो ये यूरोप ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड का मतलब है कि 3 कॉन्टिनेंट्स के बीच में ये ट्रेड होता था। तो यूरोपियंस क्या करते थे, यूरोपियंस जाते थे अफ्रीका में। अफ्रीका उस टाइम पे बहुत अंडर डेवलप था, बहुत पुअर कॉन्टिनेंट था। वहां पे मेनली ट्राइबल सोसाइटी ही रह रही थी, बिल्कुल भी सिविलाइजेशन वहां पे नहीं आया था। तो यूरोपियंस अफ्रीका में जाते थे और वहां के जो लोकल लीडर्स और लोकल लोग होते थे, पावरफुल लोग होते थे, उनसे स्लेव्स को खरीदते थे। जैसे हमारे यहाँ वेजिटेबल मार्केट लगता है, फूड ग्रेन्स का मार्केट लगता है, वैसे ही उस टाइम पे अफ्रीका में स्लेव मार्केट लगता था। वहां पे लोग, यूरोपियंस जाते थे और स्लेव्स को खरीदते थे। जैसे हम लोग कमोडिटीज, गुड्स खरीदते हैं, धनिया, मिर्ची, वैसे ही वहां पे स्लेव्स, इंसान खरीदे जाते थे। तो वहां से स्लेव्स को खरीदते थे, उनको जो है जंजीरों में जकड़ते थे, दे वर शैकल्ड एंड हैंडकफ्ड, और उनको शिप्स में, जो वाटर में शिप्स होते हैं, उनमें टाइटली उनको पैक करके एक जगह, एक स्मॉल रूम में लार्ज नंबर ऑफ स्लेव्स को उसमें भर करके, और 3-4 महीने लंबी पूरा वो जर्नी होती थी फ्रॉम अफ्रीका टू अमेरिका। तो अमेरिका में लेके जाते थे उनको शिप्स के थ्रू, और अमेरिका में जो प्लांटेशन ओनर्स होते थे उनको सेल कर देते थे। तो ये प्लांटेशन ओनर्स उन्हें खरीद लेते थे और इनसे इन प्लांटेशंस पे काम करवाते थे, इन फील्ड्स पे। ओके, तो ये सब जो है कहाँ से होता था मेनली, अगर हम फ्रांस, ये पूरे यूरोप में चल रहा था। अगर हम मेनली फ्रांस की बात करें तो ये बॉर्डक्स और नैंटेज से होता था। बॉर्डक्स और नैंटेज ये पोर्ट सिटीज है फ्रांस की। जैसे इंडिया की बात करें तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सब पोर्ट सिटीज हैं। वैसे ही बॉर्डक्स और नैंटेज दे वर द पोर्ट सिटीज ऑफ फ्रांस। यहाँ से फ्रेंच कॉलोनाइजर्स जो थे, यहाँ से फ्रेंच पीपल वो जाते थे अफ्रीका में, और फिर वहां से स्लेव्स को खरीद करके उनको ले जा करके अमेरिका में सेल कर देते थे। तो ये जो स्लेव्स की कंडीशन थी, दैट वाज वेरी डिप्लोरेबल। जब फाइनली नेशनल असेंबली की गवर्नमेंट आती है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होता है, और वहाँ के लोगों को, वहाँ के मेन को, सिटीजन्स को कुछ राइट्स दिए जाते हैं जिनको नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स कहा जाता है, तो लोग ये डिबेट करने लगते हैं, लोगों के बीच में ये चर्चा होने लगती है
कि ये जो स्लेव्स हैं, जो फ्रेंच सोसाइटी में रह रहे हैं, फ्रेंच टेरिटरी में रह रहे हैं या फ्रेंच कॉलोनी जो है उनमें रह रहे हैं, क्या उनको भी ये राइट्स देने चाहिए? तो ये डिबेट बहुत लंबी चलती है नेशनल असेंबली की गवर्नमेंट के टाइम पे, मगर ये गवर्नमेंट कभी हिम्मत नहीं कर पाती है कि वो स्लेवरी को अबॉलिश करे और स्लेव्स को भी कुछ राइट्स दे। रीजन क्या होता है कि ये जो प्लांटेशन ओनर्स थे यहाँ पे मार्टिनिक, ग्वाडेलूप और सैन डोमिंगो में, ये फ्रेंच सोसाइटी को, फ्रेंच गवर्नमेंट को बहुत पैसा दे रहे थे, टैक्सेस बहुत दे रहे थे, फंड्स दे रहे थे, डोनेशंस दे रहे थे नेशनल असेंबली की गवर्नमेंट को। तो ये नेशनल असेंबली की गवर्नमेंट स्लेवरी को अबॉलिश करके इन प्लांटेशन ओनर्स को नाखुश नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो वो लोग फंड्स देना बंद कर देते, डोनेशंस देना बंद कर देते, तो इस गवर्नमेंट की फंक्शनिंग ही रुक जाती। Okay, so all this happened. After that, after National Assembly government, Jacobins government आती है पावर में, जिसको पार्लियामेंट होता है कन्वेंशन। तो कन्वेंशन फाइनली इन द ईयर 1794 कन्वेंशन एक ऐसा लॉ पास करता है विच अबॉलिशेस स्लेवरी, और जितने भी फ्रेंच कॉलोनीज थी, जहां कहीं भी थी थ्रू आउट ग्लोब, उन फ्रेंच कॉलोनीज में जितने भी स्लेव्स थे उन सभी को फ्री कर दिया जाता है। मगर ये जो था फ्रीडम ऑफ स्लेव्स, ये बहुत शॉर्ट लिव थी, बहुत कम समय तक चली। क्यों? क्योंकि जब नेपोलियन पावर में आता है तो वापस से वो स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर देता है। नेपोलियन जब कन्वेंशन गवर्नमेंट फॉल हो जाती है, जैकबिन्स पावर से चला जाता है, तो एक न्यू गवर्नमेंट आती है, डायरेक्टरी की गवर्नमेंट, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि उस डायरेक्टरी में 5 मेंबर्स थे, मगर उस डायरेक्टरी और जो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे उनके बीच में कांस्टेंट क्लैशेस चलते रहते थे, हमेशा टेंशन कुछ ना कुछ रहती थी। तो इस वजह से वो बहुत इंस्टेबल गवर्नमेंट थी, और उस इंस्टेबिलिटी का फायदा उठा करके नेपोलियन पावर में आता है। नेपोलियन वॉज अ मिलिट्री डिक्टेटर, और वो वापस से मोनार्की स्टैब्लिश कर देता है फ्रांस में। तो जब नेपोलियन पावर में आता है तो वापस से स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर देता है। एंड फाइनली इट वाज इन द ईयर 1848, दिस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनली इन द ईयर 1848 फ्रांस में स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया था फॉर वंस एंड ऑल। अब कंक्लूजन में बात करेंगे कि ये चैप्टर पढ़ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना इतना क्यों इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन बेसिकली वो पहला इवेंट था इन द वर्ल्ड हिस्ट्री थ्रू आउट द ग्लोब जहां पर लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स की बात की गई थी। पहले जो लोग थे दे वर नॉट अवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या होती हैं, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, लोगों के क्या राइट्स होने चाहिए, गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों की क्या राइट्स हैं, वो सब लोग अवेयर नहीं थे। बस लोगों का ये बिलीफ था कि जो किंग होता है वो डिवाइन होता है, उसको किंग की पावर्स जो होती हैं वो एब्सोल्यूट होती हैं, मतलब निरंकुश शक्तियां होती हैं, कोई उन पे लिमिट्स नहीं लगा सकता, किंग की जो मर्जी होगी वो कर सकता है। पहले लोगों का ये बिलीफ था। फाइनली ये सारे जो इवेंट्स होते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में, इन सब के बाद लोग अवेयर होते हैं अबाउट लिबर्टी, अबाउट फ्रीडम, अबाउट इक्वालिटी, अबाउट राइट्स, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स क्या होते हैं, पार्लियामेंट क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में लोग अवेयर होते हैं। और धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूरोप में स्प्रेड होता है, फिर पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाता है और लोग अवेयर होते हैं। तो हम अभी जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में जो पढ़ते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, तो ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। So because of all these reasons, French Revolution is a landmark event in the political history of the whole world. इस चैप्टर में इतना ही। I'll start the next chapter in the next video. Till then, keep revising and start practicing. And you all need to learn all the dates, all names of all the important persons
and try not to mug it up. Okay, try to understand it as if it is a story. अगर आप एक स्टोरी की तरह इसको समझने की कोशिश करेंगे then it will be better for you. पहले आप स्टोरी की तरह उसका बेसिक आउटलाइन याद करें कि क्या होता है and after that incorporate facts into it. पहले ईयर्स मत याद करिए, पहले स्टोरी की तरह याद करिए कि किस इवेंट के बाद क्या हुआ chronologically in order, and after that उसमें छोटे छोटे जो आपके पॉइंट्स है, छोटे छोटे फैक्ट्स है, वो उसमें incorporate करिए. Okay, good luck.